नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आपातकाल पर। आपातकाल तब और अब, और इसके लिए चर्चा के लिए आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं हम सब के विधिवेत्ता, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर MP सिंह साहब। तो हम सीधे बिना कोई भूमिका के डॉक्टर साहब से मुखातिब होते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये एक काफ़ी जटिल विषय भी है, काफ़ी गहन विषय भी है, और इस पर आपसे बेहतर कोई चर्चा करने के लिए मुफीद भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये संविधान भी है, ये राजनीति भी है, और उसके अलावा आज के माहौल में बहुत कुछ है। तो हम इमरजेंसी को किस रूप में देखते हैं आप, तब और अब? चतुर्वेदी जी, इस विषय को उठाने के लिए आपको बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। शायद ये विषय आपके मन में इसलिए कौंधा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान में जो शासक दल है उसने पिछले वर्ष से 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाना प्रारंभ किया है। और दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने आपातकाल या इमरजेंसी की घोषणा किया था। इस परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए हम एक फ्रेज का और केवल उल्लेख करेंगे। जैसे वर्तमान शासक दल एक और दिवस मनाता है जिसको ये कहते हैं विभाजन विभीषिका दिवस। जी। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ संगठन ऐसे हैं भारतवर्ष में जिनको आक्रामक भाषा से बहुत लगाव है और उनको हत्या शब्द से भी बहुत लगाव है। केवल इन्हीं को नहीं, इस विचारधारा के जो उद्गम स्थल लोग रहे हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि वर्तमान का आपातकाल एक गूंगे सांप की तरह है जिसकी लहर आपको मिलेगी नहीं और जान चली जाएगी। जी, ठीक कर। तो हत्या शब्द से इन लोगों को बहुत प्यार है। हम इतिहास के उन घटनाओं का जिक्र नहीं करना चाहते। चतुर्वेदी जी, देखिए, इनका मूल उद्देश्य मात्र बस इतना है कि चूंकि इमरजेंसी या आपातकाल का संबंध कांग्रेस और इंदिरा गांधी से रहा है, इसलिए इनको आपातकाल और उस समय की घटनाओं से कुछ सीख नहीं लेना है। इसको केवल इस दिवस को मनाकर इनको कांग्रेस को डिमोरलाइज करना है।
और अपने भक्तों में एक मैसेज देना है कि आपातकाल के समय में जो कुछ अधिनायकवादी दमनकारी प्रवृत्तियां पनपी, इसलिए अगर आज हम उस दमन का सहारा ले रहे हैं अपने विरोधियों के खिलाफ, स्वतंत्र विचारकों के खिलाफ, जर्नलिस्ट के खिलाफ, प्रजातंत्र को चलाने वाली संस्थाओं के खिलाफ, तो ये हम सही कर रहे हैं। इनका उद्देश्य बहुत सीमित है। चूंकि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विधि संकाय में अध्यापक रहा हूँ और हमने कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में स्त्रीवाद पर शोध किया है। मैं अपने श्रोताओं के समक्ष केवल एक विचार छोड़ना चाहता हूँ कि एक पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था में जिसका मूल दस्तावेज मनुस्मृति है, शायद इस सामाजिक तंत्र की स्वीकृति राजनीति में भी महिलाओं को मिलती नहीं है। मैं इंदिरा जी से लेकर इसमें सुषमा स्वराज तक का नाम लेना चाहूँगा। तो कांग्रेस में भी जो उस समय के बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया से प्रारंभ होकर, मतलब वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे उनके नेतृत्व को। अब आप ऐसे समझिए, चूंकि आपने अपने विषय प्रारंभ में कहा कि आपातकाल तब और अब जी, तो मैं उसी पर लौट रहा हूं आपके आज्ञा से कि 25 जून 1975 को जो आपातकाल इंदिरा जी ने लगाया, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जी, और उसमें एक ग्राउंड है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, राज्य की सुरक्षा के आधार पर भी आपातकाल लगाया जाता है। और नीचे ढेर सारे प्राविधान अनुच्छेद 352 में दिए हैं कि जब आपातकाल लगेगा तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, किन अधिकारों पर असर पड़ेगा, कब उसको रिवोक किया जा सकता है, दोनों सदनों में उसकी स्वीकृति ली जानी आवश्यक है, तरह तरह के प्राविधान हैं उसमें। इसलिए मैं उसको संविधान के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले एक राजनीतिक अधिकार के रूप में देखता हूं। ठीक बात। साथ ही मैं यह भी मानता हूं कि भारत के प्रजातांत्रिक संवैधानिक यात्रा का वो एक काला अध्याय भी है, उससे बचा जाना चाहिए था, मैं ये भी मानता हूँ। संविधान देखिए मैंने इसीलिए रखा है आपके समक्ष, यह एक पुस्तक है जी, सारे अनुच्छेदों का संकलन है जी, इसकी हत्या नहीं की जा सकती जी, जी, कि आप एक चाकू लेकर इसको मार दें। इसके अंतर्गत प्रदत्त अनुच्छेदों का उपयोग करके जी,
अगर कोई राजनेता या राजनीतिक व्यवस्था इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि राज्य की सुरक्षा के लिए इसका लगा देना जरूरी है, तो इसीलिए ये प्राविधान संविधान में है। जी इसलिए हम व्यक्तिगत रूप से हत्या शब्द के प्रयोग के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, ठीक बात है। लेकिन चूंकि हत्या शब्द से वर्तमान शासन व्यवस्था को बड़ा पुराना लगाव है, मैं घटनाओं का जिक्र नहीं करना चाहता, इसलिए ये लोग इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें अपोजिशन और विशेषतया कांग्रेस सुरक्षात्मक और संविधान हत्या दिवस का वर्तमान में एक और राजनीतिक महत्व है कि वर्तमान सरकार ने जन आकांक्षाओं और अपने वादों के अनुसार कुछ भी नहीं किया, और खास तौर से ये जो ऑपरेशन सिंदूर का एक नाटक किया गया, मतलब सेना के द्वारा कार्रवाई को मैं नहीं चर्चा कर रहा हूँ, जी उसका जो राजनीतिकरण जो किया गया। राजनीतिक प्रपंच रचा गया, जी उसमें सिंदूर तक बांटने का उपक्रम हाँ। किया गया, तिरंगा। तो यह सरकार चाहती है कि जगदीप धनखड़ और ओम बिरला के माध्यम से पूरी चर्चा को मोड़ दिया जाए संविधान की हत्या दिवस पर, और जिससे इनको किसी ज्वलंत प्रश्न का जवाब न देना पड़े। एक तो ये इनका उद्देश्य है। गंभीरता के साथ मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि इतिहास की कोई घटना अपने आप में कुछ स्पष्ट नहीं करती। मान लीजिए 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा दी गई। इतिहास की घटना को इतिहासकार कैसे विवेचना करते हैं, इससे समाज और देश को फायदा होता है कि अगर उस तरह की घटनाएं फिर घटित होती हैं तो पहले से ये उपक्रम कैसे किया जाए राजनीतिक रूप से कि उस तरह की घटना जैसे आपातकाल की घोषणा से बचा जा सके, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हम पूरे इस आपातकाल को विवेचना के स्तर पर लेकर जाना चाहते हैं। मेरे लिए तिथि का कोई महत्व नहीं है, और न मैं इसको हत्या या नरसंहार या जी विभीषिका इस तरह के अनर्गल और विभत्स शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहता हूं। देखिए, इंदिरा जी 1966 में प्रधानमंत्री बनी। 60 से लेकर 1960 से लेकर 1980 तक का समय वैश्विक पैमाने पर बहुत उथल पुथल का समय था। आप अगर याद करें, वियतनाम वार से लेके इंडोनेशिया में छात्र आंदोलन, भारत में छात्र आंदोलन, भयंकर महंगाई, आर्थिक मंदी का वो दौर था, और 60 के दशक में भारत में अंग्रेजी में जिसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स प्रारंभ हो गई।
उसके पहले भारतीय राजनीति में कांग्रेस का पूर्ण प्रभुत्व था। कुछ अपवादों को अगर हाँ। छोड़ दीजिए, जैसे केरल में ईएमएस नंबूदरीपाद का शासक था, तो उनका लगभग प्रभुत्व था पूरे देश में। लेकिन 60 के दशक में ये डॉक्टर लोहिया और तथाकथित समाजवादी लोगों ने एक नारा दिया, गैर कांग्रेसवाद। जी। जबकि मधुलिमय साहब ने, जो कि एक समाजवादी गंभीर चिंतक थे, उन्होंने लोहिया जी को आगाह किया कि भाई ये काम ठीक नहीं हो रहा है, आपके यहाँ चुनाव हो गए, आप अपने मुद्दे लाइए, कांग्रेस को हराइए, जिताइए, आप जीत जाइए, शासन में आ जाइए, लेकिन ये गैर कांग्रेसवाद का नारा उचित नहीं है। मधुलिमय जी का जी, मधुलिमय का ये कहना था, लेकिन लोग नहीं माने। यही वो दौर था जी। जो पहले आरएसएस राजनीति को खिड़की के झरोखे से देख रही थी। वो अपने हिंदू राष्ट्र के कबड्डी खेल रही थी, जी। उसको मौका मिला। और डॉक्टर लोहिया और अन्य लोग, उसमें बाद में हम सम्मान के साथ जयप्रकाश जी का भी नाम लूंगा मैं, इन लोगों का एक लक्ष्य हो गया कि कांग्रेस और खास तौर से इंदिरा गांधी को शासन से च्युत कर दिया जाए। उसका नतीजा ये हुआ कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का कि प्रजातंत्र के नियम, उसकी मर्यादाएं और प्रक्रियाओं का हनन प्रारंभ हो गया। क्योंकि आप चतुर्वेदी जी ऐसे समझिए कि आरएसएस की मदद से इन लोगों का मुख्य उद्देश्य हो गया इंदिरा गांधी को हटाओ, और इन लोगों ने आरएसएस का साथ लिया और जनसंघ का, जी। उस समय जनसंघ थी, जी। 80 में आकर भाजपा हाँ। बनी। हमको याद है 1967 में उत्तर प्रदेश में एक संबित सरकार बनी। जी। पता नहीं उस समय आपकी उम्र कितनी रही होगी, जिसमें चरण सिंह मुख्यमंत्री बने और भाजपा के माधव प्रसाद त्रिपाठी, जो बस्ती के थे, जी। उप मुख्यमंत्री बने। तो आप ये समझिए कि कागज पर तो समाजवादी आंदोलन चल रहा था, हाँ। लेकिन उसके गर्भ में हिंदुत्ववादी शक्तियां धीरे धीरे अपना पाँव पसार रही थी। पांव पसार रही थी। उनके लिए दरवाजा लोहिया ने खोल दिया, बाद में जयप्रकाश ने खोल दिया, और 3 चीजों पर बहुत गंभीर असर पड़ा। प्रतियोगात्मक राजनीति के कारण कि प्रतियोगिता में हमें जीतना ही है, हाँ। चाहे जैसे हो, और जीतने के लिए जो मैंने आपसे कहा, एक तो वैचारिकी का पूर्ण अभाव हो गया, जी। कंप्लीट एंड ऑफ आइडियोलॉजी, क्योंकि कम्युनिस्टों ने और समाजवादियों ने आरएसएस की मदद लेना प्रारंभ कर दिया, और नियम माने प्रजातांत्रिक नियम, जी। मर्यादाएं
प्रजातांत्रिक मर्यादाएं। जैसे वैचारिक सभ्यता, सम्मान, जी डिस्कशन, डिबेट, डिसेंट, इन सारी वैल्यूज का परित्याग कर दिया इस प्रतियोगात्मक राजनीति, और वहीं से राजनीति में अपशब्दों का इस्तेमाल प्रारंभ हुआ। अगर आप रायबरेली में राजनारायण जी और इंदिरा जी के चुनाव की सारी मीटिंग को निकाले, भाषणों को, जी तो गंभीर रूप से लांछन, महिला सम्मान को त्याग देना, जो आज तक चल रहा है, गंदी राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल, ये सब प्रारंभ हो गया। मैंने आज जो चुनाव जैसे तैसे चुनाव जीतने की जो प्रक्रिया इधर पिछले 10 सालों से दिखाई दे रही है, इसकी शुरुआत तभी हो गई थी। जी, मान लीजिए उस समय ईवीएम मशीन तो थी नहीं, हाँ बैलेट पेपर था, जी तो ईवीएम में तो गड़बड़ी नहीं की जा सकती थी, लेकिन बूथ तो लूटे जाते थे। हाँ बिहार इसका सुनहरा अध्याय है उसका। जी जी वहां तो बैलेट पेपर छापा जाता था, जी कहा जाता था। हाँ, हम लोग जी, जी, अपने जी। बचपन या हाँ, यंग एज मुझे में भी याद आ रहा है कि हाँ, उस समय एक टीवी पर रिपोर्टर हुआ करती थी नलिनी सिंह। हाँ वो ऐसे मौकों पर जाकर के उसका चित्रण हाँ। करके वो टीवी पर हाँ, दिखाती वो थी। अरुण शौरी जी की बहन है, जी जी नलिनी सिंह, जी काफी गंभीर पत्रकार थी और निर्भीक भी हाँ थी। तो दूसरी तरफ कांग्रेस में ही जो बुजुर्ग लोग थे, वो दिल से इंदिरा जी को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने जो आपको हिंट किया कि एक पुरुष प्रधान का भी ये समाज का भी लक्षण हो सकता है, या पुरुष सत्तात्मक, जिसको अंग्रेजी में पैट्रियार्कल जी सोसाइटी जी कहते हैं। जी तो 1969 में कांग्रेस टूट गई दो भाग। हाँ मतलब एक कांग्रेस ओ हो गई, जी कांग्रेस आई हो गई। जी, चुनाव चिन्ह भी बदल गए। हाँ उसके बाद ही तो पंजा आया। नहीं, पंजा, हाँ पंजा है। नहीं, उसके पहले शुरू में इनका गाय बछड़ा था, उसके बाद दो बैलों की जोड़ी आई। उसके बाद फिर ये पंजा हो गया इनका। जी, और शरद पवार और ममता बनर्जी जैसे लोगों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। कांग्रेस में फिर 1973 में विभाजन हुआ। जी अब आप समझिए कि एक देश की प्राइम मिनिस्टर और जो कांग्रेस 1885 में बनी थी, जी और एक उसका स्वर्णिम इतिहास रहा स्वतंत्रता आंदोलन में, उसके संगठन के स्तर पर इतना विखंडन प्रारंभ हो गया, तो इंदिरा जी पर क्या बीत रही होगी। तो आपको उनकी हिम्मत और उनके व्यक्तित्व की दाद देनी चाहिए और प्रशंसा करनी चाहिए। और इंदिरा गांधी ने कुछ फैसले ऐसे लिए जो पूंजीवादी व्यवस्था को मंजूर नहीं था। अगर आप याद करें, राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त करना, जी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना। हमको याद है आरसी कूपर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया,
उसका विपक्षी पार्टियों ने जमकर विरोध किया। राजाओं का पक्ष लेते हुए राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी का निर्माण किया, जिसमें वो राजस्थान की गायत्री देवी और ये सब बड़ी बड़ी नेत्रियां भी आ गई थी राजघराने से। जी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण को असंवैधानिक घोषित कर दिया। फिर इसके लिए प्रस्ताव लेकर संसद में जाना पड़ा। इंदिरा जी का ये विचार था कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो मूल उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए न्यायपालिका को काम करना चाहिए। और आप जानते होंगे कि 1973 में उन्होंने 3 जजेज का सुपर सेशन कर दिया और एएन रे को उन्होंने मुख्य न्यायाधीश बना दिया। अब आप इसको 2 तरह से देखते हैं, देखना चाहिए अगर आप स्वतंत्र विश्लेषक। जी। इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला भी माना जा सकता है और इसे एक प्रयास न्यायपालिका को संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध बनाने का प्रयास भी माना जा सकता है। यहाँ से तो लेकिन ये पहला एक तरह से उन्होंने हमला न्यायपालिका पर किया। और उन्होंने रुपए का अवमूल्यन किया क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही थी। उन्होंने आईएमएफ से लोन लिया क्योंकि देश में पैसा नहीं था। आईएमएफ से लोन लेने को आप एक तरह से भारत में उदारवादी अर्थशास्त्र का प्रारंभ भी कर सकते हैं। और उन्होंने कुछ आंतरिक नियंत्रण भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर कायम किया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो ही चुका था। ये सब जो आपने बताया कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया, तो उसके बाद जब इन्होंने एक पैनल जो बनाया 3 जजेस का, उसने क्या बैंकों के राष्ट्रीयकरण को मान्यता दे दी? नहीं, उसको तो फिर संसद में ले जाकर संसद से पारित नया कानून बना। वो संसद को अधिकार है जी। मोदी जी तो ऑर्डिनेंस से ही उलट देते हैं सुप्रीम कोर्ट के विचारों को। तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक गलत बीजारोपण हुआ। 12 अगस्त 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया, बहुत साधारण से ग्राउंड पर कि जो उनके सेक्रेटरी थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था लेकिन मंजूर नहीं हुआ था और वो इनके चुनाव का इंतजाम कर रहे थे। इतना सा ग्राउंड था। और आज की हालत देखिए, जो आप आपातकाल तब और अब की बात कर रहे हैं जी। आज चुनाव की मर्यादाओं का, कोड ऑफ कंडक्ट का कैसा खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है। न्यायपालिका भी नहीं बोलती है। तो तब और अब को आप ऐसे समझिए कि उस समय इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका को प्रभावित करने का प्रयास किया और आज एक ऐसा आपातकाल है अघोषित जिसमें न्यायपालिका को जबरन अपना शरणागत बना लिया गया है, चाहे भय से या रिटायरमेंट के बाद कुछ पद देने के लालच से। और न्यायपालिका का काफी हद तक सांप्रदायिककरण भी किया गया है।
अगर आप जस्टिस सूर्यकांत के फैसले को देखें महमूदाबाद के केस में, या कई फैसले हैं, आज का वो विषय आपका नहीं है तो मैं उसके डिटेल में नहीं जा सकता। इंदिरा गांधी फिर सुप्रीम कोर्ट अपील में गई और मुझे याद है कि जस्टिस V.R. कृष्णा अय्यर के बेंच में ये केस गया तो उन्होंने स्टे दे दिया कि आप कुछ शर्तों के साथ प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर सकते हैं। उसी समय गुजरात से छात्रों का आंदोलन प्रारंभ हो गया और बिहार तक पहुंच गया और जयप्रकाश बाबू ने नारा दे दिया, इंदिरा गांधी गद्दी छोड़ो। सीधे मतलब, और उन्होंने दिल्ली में, हमको याद है, रामलीला ग्राउंड के मीटिंग में रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता का पाठ किया कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये नारा दे दिया। हम अपने दर्शकों को ये बता देना चाहते हैं कि ये जो आपातकाल तब और अब शुरू किया गया है, ये केवल आज एक वीडियो में ही ये पूरी कहानी उसकी समायोजित हो नहीं पाएगी, इसलिए हम उसको श्रृंखला के तहत चलाएंगे। और अब डॉक्टर साहब आज की बातचीत को कंक्लूड करेंगे। तो और आप यह भी जान लीजिए कि उस समय कांग्रेस में तथाकथित कुछ युवा तुर्क उभरे, जिसमें धारिया, चंद्रशेखर, कृष्णकांत, रामधन वगैरह का नाम हमको याद है जी। और चंद्रशेखर जी ने तो यहाँ तक कहना शुरू किया कि जयप्रकाश जी संत हैं। आप गंभीरता को समझिए, इंदिरा जी के सामने क्या परिस्थिति आई कि एक अभिजीत भट्टाचार्य जी थे जर्नलिस्ट, उनकी सहायता से जयप्रकाश जी ने एक साप्ताहिक पत्रिका निकालना शुरू किया जिसका नाम था एवरी मैन्स, और उन्होंने आर्मी और सेना से अपील कर दिया कि आप वर्तमान इंदिरा गांधी के शासन के खिलाफ बगावत कर दीजिए। तो वास्तव में इस पूरे गिरोह ने इंदिरा गांधी को हटाने के लिए एक तरह से पूरे राज्य व्यवस्था को गंभीर संकट उत्पन्न कर दिया, क्योंकि किसी को शासन से हटाने के लिए ये संवैधानिक पद्धति तो थी नहीं कि आर्मी विद्रोह कर दे, पुलिस विद्रोह कर दे सॉरी, बाद में खैर वो एवरी मैन्स को बंद करना पड़ा। तो जब कोई चारा नहीं दिखाई पड़ा तो इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी की घोषणा करके इन लोगों को सम्यक जवाब दे दिया। संविधान की धारा 300 अनुच्छेद 352 के तहत। फिर हम लोग आपकी आज्ञा से आगे कंटिन्यू करेंगे। नहीं, ठीक है। ये आज के एपिसोड में आपने उन चीज़ों को सुना, उन बातों को सुना जिनकी वजह से आपातकाल लागू किया गया। और अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे इमरजेंसी का क्या प्रभाव रहा और आम जनमानस के ऊपर, विपक्ष के ऊपर, और उसकी क्या परिणति हुई। इसके साथ ही आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सब इस वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, अपने कमेंट्स भी देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि बहुत सारे लोग जो आपातकाल को
किन परिस्थितियों में आपातकाल लागू हुआ वो जान सके, उसकी हकीकत जान सके, इंदिरा गांधी ने क्या कुछ झेला और किन परिस्थितियों में आपातकाल लागू किया और उसके लिए किसने मजबूर किया, इन सारी चीजों पर विस्तृत जानकारी दर्शकों को मिल सकेगी। आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।